हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली बार हमने इकोलॉजी का एक नया चैप्टर शुरू किया था, यानी इकोसिस्टम। और उसमें इकोसिस्टम के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि हैं प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इकोसिस्टम में पाए जाने वाले तीसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यानी एनर्जी फ्लो की। अब प्रोडक्टिविटी जो हो रही है वो इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसी से बायोमास बन रहा है, उसी से खाना बन रहा है। लेकिन अगर जो प्रोड्यूसर्स इस बायोमास को बना रहे हैं, जो फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के पास में इसकी एनर्जी रह जाएगी, तो बाकी सारे कंज्यूमर्स, इतनी ज़्यादा डाइवर्स बायोलॉजिकल कम्युनिटी कैसे सर्वाइव करेगी। इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि जो एनर्जी इन्होंने फिक्स की, जो खाना इन्होंने बनाया, जो बायोमास इन्होंने प्रोड्यूस किया, उसको आगे भी बढ़ाया जा सके, ताकि उस एनर्जी से बाकी के लोग भी बेनिफिट कर सकें, जो बेचारे खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसी के लिए एनर्जी फ्लो की हमें ज़रूरत होती है। Except for the deep sea hydrothermal ecosystem, sun is the only source of energy for all ecosystems on Earth. कुछ exceptions को छोड़ के sunlight is the source of energy for the entire living world. Of the incident solar radiation, less than 50% is photosynthetically active radiation. तो जो भी सनलाइट आ रही है उसमें से आधे से भी कम, 50% से भी कम ऐसी है जिसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया जा सकता है प्लांट्स के द्वारा। सो इट इज़ कॉल्ड द PAR और photosynthetically active radiation. We know that plants and photosynthetic bacteria fix sun's radiant energy to make food from simple inorganic materials. Photosynthesis करके plants हैं या दूसरे autotrophs हैं, वो तो sun की एनर्जी को फिक्स कर लेते हैं। Plants capture only 2 to 10% of the photosynthetically active radiation, and this small amount of energy sustains the entire living world. तो सनलाइट की जो एनर्जी है उसमें से 50% तो फोटोसिंथेसिस के लायक ही नहीं है। जो 50% हमारे पास PAR बचा, उसमें से भी प्लांट्स सारा का सारा तो एब्जॉर्ब कर नहीं सकते, तो उसमें से भी 2 से 10% तक एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और इसी पे सारे के सारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स टिके हुए हैं। पूरा का पूरा लिविंग वर्ल्ड इसी एनर्जी पे डिपेंडेंट है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो how the solar energy is captured by plants and how it flows through different organisms of an ecosystem. All organisms are dependent for their food on producers, either directly or indirectly. So you find unidirectional flow of energy from the sun to producers and then to consumers. तो यूनिडायरेक्शनल वे में एनर्जी का फ्लो होगा, हमेशा ही प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स की तरफ जाएगी। फूड चेन में एक तरफ ही एरो लगा होगा, कभी भी कंज्यूमर किसी प्रोड्यूसर को एनर्जी नहीं दे सकता। एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में एनर्जी का फ्लो हमको मिलता है। Further, ecosystems are not exempt from the second law of thermodynamics. They need a constant supply of energy to synthesize the molecules they require to counteract the universal tendency towards increasing disorderliness. तो अगर हमारे पास बिल्कुल भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तब भी हमेशा डिसऑर्डर बढ़ता ही है, एंट्रोपी बढ़ती है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस तरह से सर्वाइव करना तो पॉसिबल नहीं है अगर सारी प्रोसेसेस, जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, वो एक वेल कोऑर्डिनेटेड वे में, एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड वे में नहीं फंक्शन करेंगी। तो इसीलिए उसी एंट्रोपी को एक बैलेंस में रखने के लिए, उस पर एक लिमिट लगाने के लिए, डिसऑर्डरलीनेस को कम करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है। The green plant in the ecosystem are called producers. In a terrestrial ecosystem, major producers are herbaceous and woody plants. Terrestrial ecosystem में तो बहुत सारे plants होते हैं। Likewise, producers in an aquatic ecosystem. अब पेड़ तो हमारे पास aquatic ecosystem में नहीं है, लेकिन एनर्जी तो वहाँ पर भी चाहिए सभी organisms को। So here, the producers are various species like phytoplankton है, algae हैं, कई बार higher plants भी होते हैं। तो जो हमारे floating protist हैं, हमारे पास एल्गी हैं, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में, हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ तो बहुत कम है। यू हैव रेड अबाउट द फूड चेन्स एंड वेब्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर। फूड चेन के बारे में हम जानते ही हैं। फूड चेन एक ऐसी सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की जो एक के बाद एक दूसरे पे फीड करते हैं, दूसरे पे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं। Starting from the plants or producers, food chains or rather webs are formed such that an animal feeds on a plant or another animal and in turn is food for another. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी फूड चेन का हिस्सा है, और या तो वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेता है या फिर खुद भी किसी अगले ऑर्गेनिज्म के लिए वो फूड बन जाता है। The chain or web is formed because of this interdependency.
हाँ, सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी पे डिपेंड ज़रूर करते हैं। और जैसा कि हमने प्लांट्स का एग्जाम्पल लिया था, ऑर्गेनिजम्स इन पॉपुलेशंस में हम यही बात कर रहे थे कि भाई कोई प्लांट है, सपोज वो खुद भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन उसको सर्वाइव करने के लिए फिर भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे न्यूट्रिशन के लिए नहीं तो किसी दूसरी चीज़ के लिए, अपनी लाइफ की किसी दूसरी प्रोसेस के लिए वो ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करेगा ही। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अकेला बिना किसी दूसरे स्पीशीज़ के साथ इंटरैक्ट किए हुए नहीं रह सकता। और फूड चेन में तो ये चीज़ है ही है, हर कोई किसी फूड चेन का हिस्सा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है ही। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इन इट फॉर एवर। अब अगर फोटोसिंथेसिस करके किसी प्लांट ने खाना बनाया तो क्या ये खाना हमेशा ही उसके पास स्टोर रहेगा? नहीं, या तो वो खुद इसे यूज़ कर लेगा या फिर उस प्लांट से आगे जो फूड चेन में आएगा, यानी जो उस प्लांट पे फीड करेगा, उसको ये न्यूट्रिशन मिल जाएगा। द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर हेंस इज ईदर पास्ड ऑन टू अ कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाइज। अगर इसने किसी और को पास ऑन की भी नहीं, अगर इस प्लांट को किसी ने नहीं खाया, सपोज इसने वो स्टोर किए रखा और फिर इसकी डेथ हो गई, तो अल्टीमेटली जब इसके डेड बॉडी डीकम्पोज की जाएगी तो प्लांट के रिमेन्स के डीकम्पोज होने पे ये सारी एनर्जी डीकम्पोजर्स को मिल जाएगी। डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द डेट्राइटस फूड चेन और द फूड वेब। All animals depend on plants directly or indirectly for their food needs. They are hence called the consumers and also heterotrophs. अगर उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो खुद तो वो अपने खाने का इंतजाम नहीं कर सकते, प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं और इसीलिए उनको हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स द प्लांट्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। तो सबसे पहला हमारी फूड चेन का जो आधार है वो तो हमारा प्लांट है जो कि प्रोड्यूसर हो गया। अब जो प्रोड्यूसर के बाद आता है फूड चेन में, यानी जो प्लांट को खा रहा है, वो कहलाता है प्राइमरी कंज्यूमर। अब इस प्राइमरी कंज्यूमर के भी बाद जो आएगा फूड चेन में, जो इस प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है, उसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे एंड सो ऑन। हमारी फूड चेन में हमने डिफरेंट लेवल्स पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को रखा हुआ होता है। So they are called primary consumers if they feed on plants, and if the animals eat other animals which in turn eat the plants, they are called secondary consumers. Likewise we can have tertiary consumers too. Obviously the primary consumers will be herbivores. Primary consumer कौन है? पहला कंज्यूमर प्लांट के बाद जो फूड चेन में आ रहा है, यानी जिसका फूड प्लांट है, तो वो तो हर्बिवोर होगा। Some common herbivores are insects, birds, mammals in terrestrial ecosystem and mollusk in aquatic ecosystem. तो हम जब भी एक इकोसिस्टम की बात करते हैं, फूड चेन या फूड वेब की बात करते हैं या इकोसिस्टम के किसी भी एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं, तो क्योंकि भाई हम लैंड पे रहते हैं तो इसीलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लेते हैं, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को ही माइंड में रखते हैं। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ते समय हमारे लिए ये याद रखना भी ज़रूरी है कि हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम्स भी उतने ही वाइड स्प्रेड है हमारी इस दुनिया में, हमारी अर्थ पे, जितने कि टेरेस्ट्रियल। बल्कि एक्वेटिक इकोसिस्टम ने ज़्यादा जगह घेर रखी है। तो हमें एक्वेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए कि कौन प्रोड्यूसर है, कौन कंज्यूमर है, किस तरह से सारी प्रोसेसेस हो रही हैं। द कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन दीज हर्बिवोर्स और कार्निवोर्स, और मोर करेक्टली द प्राइमरी कार्निवोर्स, those animals that depend on the primary carnivores for food are labeled the secondary carnivores. तो इसी तरह से फूड चेन के डिफरेंट मेंबर्स को हम एड्रेस करते हैं। अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन, हमारी सबसे पहले जो हमें फूड चेन क्या होता है जब छोटी क्लासेस में बताया जाता है, तो एक सिंपल सी फूड चेन बताते हैं कि ग्रास है, ये प्रोड्यूसर हो गया। ग्रास के बाद ग्रास को किसने खाया, कौन आएगा फूड चेन में? ग्रास के बाद आ जाएगी गोट, कोई भी हर्बिवोर ले लो, ठीक है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है। और गोट को सपोज मैन ने खा लिया, मटन खा लिया आराम से, तो ये अपना सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ये सिंपल सी हमारी फूड चेन हमने बना दी 3 मेंबर्स की, क्योंकि मैन के आगे तो होपफुली कोई नहीं है जो मैन को खाए इस फूड चेन के अंदर। द डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब जैसे कि ये हमारी नॉर्मल फूड चेन चल रही है जो कि प्लांट से शुरू हुई है, डीकम्पोजर्स भी तो इकोसिस्टम का ही एक हिस्सा है जो कि डेड रिमेन्स को खाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को डीकम्पोज करते हैं। तो एक ऐसी भी फूड चेन है जो कि प्लांट से नहीं, प्रोड्यूसर से नहीं, बल्कि ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इन द इकोसिस्टम, एंड दिस इज कॉल्ड द डेट्राइटस फूड चेन। इट बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर और द डेट्राइटस। इट इज मेड अप ऑफ डीकम्पोजर्स विच आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। मेनली इसमें फंजाई एंड बैक्टीरिया आ जाएंगे। They meet their energy and nutrient requirements by degrading dead organic matter or detritus.
दीज आर ऑल्सो नोन एज सेप्रोट्रॉप्स। तो इस तरह से जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोपिक है। Decomposers secrete digestive enzymes that break down dead and waste materials into simple inorganic materials which are subsequently absorbed by them. अब इनके पास फंजाई बैक्टीरिया के पास अपना डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं कि किसी चीज़ को खाने के बाद फिर उसका ब्रेक डाउन करके और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लें, लेकिन एंजाइम्स ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ पर जिसको ये ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, डिकम्पोज करना चाहते हैं, उस पर बैठकर ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन के बाद जो इनको सिंपलर सब्सटेंसेज मिलते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। In an aquatic ecosystem, GFC is the major conduit of energy flow. As against this, in a terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flows through detritus food chain than through the grazing food chain. तो अब अगेन हमें एक मेजर डिफरेंस मिला हमारे एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के बीच में। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में ग्रेजिंग फूड चेन चलती है कि किसी ने प्लांट को खाया और फिर उसको कोई और खा गया, लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में हम देखेंगे कि और वैसे भी किसी वाटर बॉडी में डीकम्पोजिशन चारों तरफ तो हो नहीं सकती, पानी में तो हो नहीं सकती, वाटर बॉडी के तले में बेड पे जाकर ही होगी। लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डीकम्पोजिशन के लिए और डीकम्पोजर्स की एक्टिविटी के लिए ज़्यादा स्कोप रहता है, इसीलिए ग्रेजिंग फूड चेन से भी ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी का फ्लो डेट्राइटस फूड चेन के थ्रू होता है। Detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some levels. Some of the organisms of the detritus food chain are prey to the grazing food chain animals. And in a natural ecosystem, some animals like cockroaches, crows, etc. are omnivores. These natural interconnection of food chains make it a food web. तो आप देख रहे हो कि हमें तो एक सिंपल सी बात बता दी गई कि फूड चेन कैसे होती है, घास को गोट ने खाया और फिर इस गोट को मैन ने खा लिया, तो इस तरह से एक चेन बन गई। लेकिन असल में नेचर में मैन सिर्फ गोट को तो नहीं खा रहा है, कई सारे प्लांट मटेरियल्स को भी खा रहा है। तो इसीलिए आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हम इसको फूड चेन में तीसरे नंबर पे ही रखेंगे? अगर मैन डायरेक्टली किसी प्लांट का फ्रूट खा लेता है तब तो वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और उसी तरह से गोट भी ग्रास के अलावा और दूसरे प्लांट्स भी खा रही होगी। सिर्फ एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ तो डिपेंड नहीं कर सकता, उसकी डाइट भी डाइवर्स होगी, तो वो खुद भी अलग अलग फूड चेन्स में अलग जगह पर खड़ा होगा और उसका अगला वाला ऑर्गेनिज्म जो है फूड चेन के अगले लेवल पे जो है या उसके पिछले लेवल पे भी जो है वो भी सिर्फ किसी एक ही फूड चेन का नहीं, बहुत सारी फूड चेन्स का साइमल्टेनियसली हिस्सा होगा। तो इसीलिए फूड चेन तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमको बता दिया गया है कि इस तरह से एक के बाद एक ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे फीड करते हैं, लेकिन नेचर में हमको फूड वेब मिलता है क्योंकि कौन से लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म को रखना है परमानेंटली हम डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे कि मैन का एग्जाम्पल मैंने बताया, वो प्लांट मटीरियल पे भी फीड करता है, प्लांट बेस्ड डाइट भी लेता है और मीट भी खाता है। तो इसीलिए फूड वेब का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ जाता है क्योंकि फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट नहीं होती। Organisms occupy a place in the natural surroundings or in a community according to their feeding relationship with other organisms. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ का कि उसकी फूड हैबिट्स क्या हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। Based on the source of their nutrition or food, organisms occupy a specific place in the food chain that is known as their trophic level. तो trophic level क्या है? जो हमने अलग अलग स्टेजेस बनाई हुई हैं अपनी फूड चेन की। जैसे हमारी सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन में पहले ट्रॉपिक लेवल पे हमने रख दिया हमारी ग्रास को, इसके बाद दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे रखा गोट को, तीसरे पे रख दिया मैन को। तो ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं हमारी फूड चेन के अंदर, इनको ही हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। हमेशा ये होगा, डिसाइडेड है कि कोई भी फूड चेन डेट्राइटस फूड चेन के अलावा अगर शुरू हो रही है तो शुरू में तो हमको प्रोड्यूसर ही मिलेगा क्योंकि सिर्फ प्रोड्यूसर्स पे ही सारे के सारे कंज्यूमर्स डिपेंड करते हैं। तो फूड चेन का पहला लेवल, फूड चेन का जो आधार है वो तो हमारे कंज्यूमर्स ही होंगे, हमारे प्रोड्यूसर्स ही होंगे, एंड ऑल द कंज्यूमर्स आर गोइंग टू डिपेंड ऑन देम। So producers will belong to the first trophic level, the herbivores or the primary consumers, they are on the second, and carnivores, that is the secondary consumers, they will be at the third trophic level. तो हम कई सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं फूड चेन्स के, और प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियर कंज्यूमर हमें मिल जाता है। It is important to note that the amount of energy decreases at successive trophic levels. एनर्जी फ्लो की हम बात कर रहे थे, तो अगर हम एक फूड चेन के अंदर देखें कि हमको डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे कितनी एनर्जी मिल रही है, तो हमेशा ही एक रूल फॉलो होता है। ये किसी भी इकोसिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि एनर्जी हमेशा एक यूनिडायरेक्शनल वे में ही जाएगी। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स की तरफ ही जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं है कि कंज्यूमर्स खाना बनाकर प्लांट्स को खिला देंगे।
और दूसरी चीज़ कि ये हर लेवल पर कम होती चली जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी प्लांट्स ने खाना बनाया सारा का सारा उठाकर वो अगले लेवल पे तो पास ऑन नहीं कर देंगे, अगले ट्रॉपिक लेवल पे जो बैठा है उसे तो नहीं दे देंगे, इसमें से खुद कुछ यूज़ करेंगे, इसमें से कुछ वेस्ट भी होगा और अल्टीमेटली सिर्फ 10% एनर्जी अगले ट्रॉपिक लेवल पे जा पाती है. सो the amount of energy decreases at successive tropic levels. When any organism dies, it is converted to detritus or dead biomass that serves as energy source for decomposers. Organisms at each tropic level depend on those at the lower tropic level for their energy demands. Now, each tropic level has a certain mass of living material at a particular time and it is called the standing crop. तो जितना living material किसी इकोसिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे हमको मिल रहा है, इसको हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं. The standing crop is measured as the mass of living organisms or the number of living organisms in unit area. The biomass of a species is expressed in terms of fresh or dry weight. The number of tropic levels in the grazing food chain is restricted as the transfer of energy follows 10% law. जैसा कि मैंने बोला सिर्फ 10% एनर्जी अगले ट्रॉपिक लेवल पे पहुंच जाती है, बाकी जो हमारी 90% है वो पिछले वाले ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म ने यूज़ कर ली होगी या कुछ वेस्ट भी हो गई होगी, लेकिन कुल मिला के आगे जो एनर्जी बढ़ती है वो केवल 10% ही बढ़ पाती है. In nature, it is possible to have so many levels: producer, herbivore, primary carnivore, secondary carnivore in the grazing food chain. तो इसी तरह से कई सारे ट्रॉपिक लेवल्स हमारे पास में हैं, लेकिन हम देखते हैं कि फूड चेन लिमिटेड रहती है 3-4 ट्रॉपिक लेवल्स में ही. ज़्यादा से ज़्यादा हमें 4-5 ट्रॉपिक लेवल्स फूड चेन के अंदर मिलते हैं. और रीज़न क्या है? यही है कि हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी भाई बहुत कम हो जाती है. 90% एनर्जी आगे नहीं बढ़ पाती, सिर्फ 10% अगले ट्रॉपिक लेवल पे पास ऑन होती है. और इस तरह से अगर हम ट्रॉपिक लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, अगर नेचर में बहुत ही लंबी फूड चेन हो जाएगी, तो जो फूड चेन के लास्ट में होगा उसको तो ना के बराबर एनर्जी मिलेगी. इसीलिए हम देखते हैं कि हमारी फूड चेन ज़्यादातर सिंपल होती है, छोटी ही होती है. ये जो आपको 3 लोगों वाली फूड चेन बताई गई, ग्रास, गोट और मैन वाली, असल में ऐसा नहीं है कि आप छोटे थे या आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना था इसीलिए ओवर सिंप्लीफाई करके बताया गया. हकीकत में भी हमारी फूड चेन्स छोटी छोटी ही होती हैं, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफ़र हर सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे उतना नहीं हो पाता जितना पिछले लेवल पे मिल रही थी. ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर में, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जहाँ पर हम एक फूड चेन को ध्यान में रखते हुए उस फूड चेन के डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे जो ऑर्गेनिजम्स बैठे हुए हैं उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं. तो चलो नेक्स्ट पॉडकास्ट में इकोलॉजिकल पिरामिड्स डिस्कस करेंगे, जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और उसको पढ़ने में मज़ा भी आता है. तो चलो अगली बार इकोलॉजिकल पिरामिड्स डिस्कस करते हैं. आज एनर्जी ट्रांसफ़र का लॉ आपको बिल्कुल ध्यान हो जाना चाहिए. ये बात बिल्कुल आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि किसी भी इकोसिस्टम में ये रूल कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता. जैसे कि थर्मोडायनामिक्स के लॉज ब्रेक नहीं हो सकते, जैसे कि फिजिक्स के लॉज ब्रेक नहीं हो सकते, वैसे ही इकोलॉजी का ये रूल है कि एक फूड चेन में एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में होता है, प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स की तरफ, और ये एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल पे कम होती चली जाती है. सिर्फ 10% एनर्जी आगे पास ऑन हो सकेगी. चलिए मिलते हैं अगली बार.